जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, क्या लिखते हैं? फंक्शन। ऐसे ही बनता है ना। इसमें चलो ऐड कर देते हैं प्लस भी। यहाँ पे ए कॉमा बी। इस फंक्शन को किस में स्टोर कर सकते हैं? वेरिएबल में स्टोर कर दिया इसमें। अब हम इसको कॉल कर लेंगे नीचे से डेटा चला जाएगा 10,20। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे और इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 30। और आउटपुट अगर चेक करेंगे यहाँ पर नोड लगाते हैं fun.js 30 आ गया ना आंसर। एरो में बस इतना डिफरेंस है, जो एरो फंक्शन है इसका नाम चेंज कर दिया res1, नहीं तो डुप्लीकेट नेम की एरर आ जाएगी यहाँ पे। फंक्शन जो वर्ड कीवर्ड यूज़ है उसको हटा दो यहाँ से, ये नहीं लगेगा। इसकी जगह पर क्या यूज़ हो जाएगा? इक्वल टू ग्रेटर देन। ये है एरो फंक्शन। फैट एरो भी बोल देते हैं इसे, एरो फैट एरो। आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट में कोई चीज़। अब ये जो एरो फंक्शन है जो एरो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये वन लाइनर भी होता है। वन लाइनर मतलब करली ब्रैकेट को मैंने रिमूव कर दिया, तो सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं इसे ऐसे, एक ही लाइन में आउटपुट अब भी आ जाएगा। शॉर्ट हैंड है ये, तो इसको हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। ये था हमारा एरो फंक्शन। अब प्रोमिसेस वाला कॉन्सेप्ट देखो क्या है। और जो अभी मैं प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट कराऊंगा यही रिएक्ट के अंदर यूज़ होंगे। तो जो प्रोसेस का आप करवाओगे वही रिएक्ट के अंदर? हाँ, रिएक्ट में काफ़ी यूज़, ये तो एरो फंक्शन भी यूज़ होता है लेकिन API कॉल करते वक्त यूज़ होगा। उसमें कुछ भी लग सकता है, उसमें लूप भी लग सकता है, मैप भी लग सकता है। तो मैप वगैरह तो आप बताओगे ना बाद में कैसे लगेगा? मैप एरो फंक्शन, मैप उसमें एरे के अंदर, एरे बता दिया। एरे नहीं बताया? हाँ तो एरे में आएगा मैप फंक्शन, बता देंगे उसको, आज ही बता दूंगा मैं। इधर देखते हैं प्रोमिस डॉट JS और HTML से भी एम्बेड करके शो करा दूंगा मैं इसको। JS को HTML से कनेक्ट कैसे करेंगे? HTML की भी बना देते हैं, promise डॉट HTML एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाली जो फाइल है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है स्क्रिप्ट सोर्स, तो ये HTML सॉरी JS वाली है ना, डॉट JS, ये फाइल आपस में क्या होगी? कनेक्ट हो गई। इंटरलिंक हो चुकी है इधर JS। सिंक एंड सिंक, ये क्या वर्ड यूज है इसका? सिंक की फुल फॉर्म है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस जो प्रोग्राम होगा वो सीक्वेंस में चलेगा। जैसे पहले लाइन नंबर 1 चली, फिर 2, फिर 3, 4, बीच में स्किप नहीं आएगा कहीं पर भी। 1 के बाद डायरेक्ट लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो गई, ऐसा नहीं आएगा। जैसे यहाँ हमने लिख दिया है जावा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, यहाँ मैंने पाइथन लिख दिया, तो आउटपुट क्या आएगा अभी इसमें? पहले जावा आएगा, सेम आएगा क्योंकि सिंक्रोनस प्रोग्राम है, स्टेप बाय स्टेप ही, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। अब एसिंक्रोनस प्रोग्राम का मतलब है कि उसमें टाइमिंग
ऐड कर देंगे, जिसका टाइमिंग कम होगा वो पहले चलेगा। ठीक है, टाइमर ऐड होगा यहाँ। मतलब जो जितना छोटा होगा वो पहले आएगा, जिसका वही चलेगा। जिसका टाइमिंग कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो टाइमर के लिए जो हाई ऑर्डर्ड फंक्शंस बताए थे, ठीक है, हाई ऑर्डर्ड फंक्शन क्या था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को पास करना, हाई ऑर्डर्ड फंक्शन। तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो पहले से ब्रेंड रीच ने बना के रखे हुए हैं, हाई ऑर्डर्ड फंक्शंस। जैसे टाइमिंग के फंक्शंस की बात करें तो सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, सेट इंटरवल एक फंक्शन है। ठीक है, एक क्लियर इंटरवल होगा फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इसमें नहीं आएगा क्लियर इंटरवल। ये टाइमिंग के फंक्शंस हैं तीनों के थे। तो अभी जो हम यूज़ करेंगे, मैं टाइमिंग के लिए सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। ये सेट टाइम, ये एक हाई ऑर्डर्ड फंक्शन है। हाई ऑर्डर्ड फंक्शन की जो आइडेंटिफिकेशन है ये है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन पास होगा एज ए पैरामीटर। अब वो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, वो एरो फंक्शन भी हो सकता है, बट जो भी फंक्शन पास होगा वो कैसा होगा, एनोनिमस। एनोनिमस फंक्शन कौन से होते हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता, फंक्शन है नो नेम, देखो उस फंक्शन का कोई नाम नहीं है ना यहाँ पर। तो ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन, इसमें दो पैरामीटर जाते हैं, एक फंक्शन और दूसरा टाइमर। दो पैरामीटर जाएंगे इसमें, और जो भी टाइमर होगा वो मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। जावास्क्रिप्ट मिली सेकेंड्स में टाइमिंग को काउंट करती है। 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड 100 हो गया। 1 सेकेंड 1000 इंटू 60 कितना हो गया, सेकेंड्स बताओ कितने हो गए, 60,000 हो गया। 600 कहाँ से हो गया। 1000 मिली सेकेंड किसके इक्वल है, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट, 1 मिनट होगी। तो इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगी, 1 आवर हो गया। हाउ टू 24 घंटे, एक दिन हो गया। ऐसे ही 365 से कर दिया तो 1 ईयर हो गया। इसकी ऐसी कैलकुलेशन चलती है। ठीक है, मिली सेकेंड्स को माइंड में रखना, बाकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। वो तो मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो मैथ का ये 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो वही सिस्टम है उसमें कुछ। चलो अब हम इसमें लगाते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में बना देता हूँ, एरो फंक्शन बना देते हैं। नॉट एरो फंक्शन इसने क्रिएट किया और यहाँ पे हमने टाइमर लगा दिया, क्या 100। इसका मतलब जो भी इसके अंदर होगा वो 1 सेकंड के बाद चलेगा। और अगर यहाँ पे मैं टाइम कर दूँ कितना 400, 4 सेकंड के बाद इसका रिजल्ट आएगा, जो भी लॉजिक इसके अंदर बना हुआ। मैंने JS वाला कोड इसमें डाल दिया। ठीक है, एक मैसेज पास कर दिया इस पर टाइमर वाला। देखो प्रोग्राम वही है, पहले जावा लिखा, जावास्क्रिप्ट और फिर पाइथन, बट टाइमर किस पे लगा दिया है, जावास्क्रिप्ट पे। जब फर्स्ट हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो पहले क्या आंसर आ रहा था, जावा, फिर जावास्क्रिप्ट और फिर पाइथन, ऐसे ही आ रहा था ना सीक्वेंस में रिजल्ट। अब इसका आउटपुट अगर हम चेक करेंगे तो क्या आना चाहिए, देखो यहाँ किया तो जावा और पाइथन चल चुका है, जावास्क्रिप्ट अभी आएगा जैसे ही 4 सेकंड कंप्लीट हुई
जाओ। हमने उसको टाइम दे रखा है कि तुम 4 सेकंड के बाद ही आना। हाँ, तो ये वेट नहीं करेगी, ये जो पाइथन वाले जो कोड है नीचे, ये वेट नहीं नहीं करेगा। करेंगे, ये पहले जावा चलेगा, फिर पाइथन जो उसके नीचे लगा वो और वेट जो नहीं ये करेगा। वेट करता है, ये वेब एपीआई में करता है। वेब एपीआई की जगह है ब्राउज़र में, वहाँ जाके वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। जो भी इसको कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे इसका टाइमिंग फिनिश होता है ही चल जाता है। जैसे इसका टाइमर क्या होगा, ओवर होगा, वो चल जाएगा। ठीक है। ये बेसिक लॉजिक क्लियर है यहाँ पर। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, असिंक प्रोग्रामिंग जो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट की है। जैसे वेबसाइट लोड होगी तो पहले हेडर लोड होगा, उसके बाद नेव बार है, फिर स्लाइडर है, फुटर है, ऐसे लोडिंग होगी ना। अब स्लाइडर है, स्लाइडर में टाइमिंग लग सकता है, हो सकता है उसमें वीडियोस लोड हो रही हैं, इमेजेस, टेक्स्ट से टाइमिंग एज टेक्स्ट कंपैरिजन किया जाए तो टाइमिंग ज़्यादा लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि फुटर वेट करता रहेगा जब तक वो स्लाइडर लोड नहीं हो जाता। सब कुछ लोड हो जाता है, बाकी वहाँ पे लोडिंग चलता रहता है, जो चीज़ें लोड नहीं होती। तो एसिंक की वजह से ही होता है वहाँ पर। किसकी वजह से होता है? एसिंक प्रोग्रामिंग की वजह से, कि जिसका टाइमिंग कम है उसको पहले लोड कर दो उस कंपोनेंट को। ठीक, क्लियर? उस कंपोनेंट को क्या करो, पहले लोड कर दो जिसका टाइमिंग। CLS इसकी अब एक ड्रॉबैक है इसकी। वो तो ठीक है पहले लोड कर दो, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो नेक्स्ट पार्ट जो लोड होना है वो प्रीवियस पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, अगर कुछ ऐसा चीज़ है तो फिर तब ये फिर प्रॉब्लम की, डिपेंडेंसी तो ऐसे केस में डिपेंडेंसी वाला जो पोर्शन आएगा उसमें प्रॉब्लम करेगा। उसकी फिर वजह से वो भी नहीं चलेगा। तो उसी के लिए हम प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। प्रोमिस डिपेंडेंसी के जो फ्यूचरिस्टिक टास्क होता है, उसके लिए फ्यूचर में जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, ठीक है, वो उसको चेक करता है। अगर फ्यूचर में जो ऑपरेशन होगा वो सक्सेस हुआ तो नेक्स्ट पार्ट को चला गया, नहीं तो चला या एरर वाला सेक्शन चला गया। जैसे मैं एक यहाँ पे लेट एडिशन का प्रोग्राम करते हैं, बी कॉमा बी। बी में वैल्यू क्या रहेगी, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रहता है। मैंने टाइमर ये पहले यहाँ पे लगाया लोडिंग, लोडिंग कर दिया इसको, ठीक है, ये लोड हो रहा है, लोडिंग में चला गया। और लोडिंग के बाद यहाँ पे टाइमर लगा दिया सेट टाइम आउट, कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं, इसे एक फंक्शन कॉल किया यहाँ पर। और इस फंक्शन का काम ये है कि ये जो बी वेरिएबल लिया है इसकी वैल्यू को असाइन कर रहा है कि बी की वैल्यू कितनी होगी, 20। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 30 आंसर आएगा इसका, बट 30 आंसर इसका नहीं आएगा, यहाँ पे ही नहीं आएगा। लोडिंग आया, फिर NaN आ गया, नॉट ए नंबर, NaN के बाद नॉट अ नंबर। रीज़न क्या है, लोडिंग तो शो हो गया, फिर जब उसको वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू कितनी देर के बाद मिलेगी, 3 सेकंड के बाद। अब 3 सेकंड से पहले ये वाली लाइन तो चल जाएगी, ये थोड़ा ना वेट करेगी 3 सेकंड। अब ये वाली लाइन पहले चल जाएगी तो ये A प्लस बी में आंसर देगी। ए में कितना है 10, बी में है अनडिफाइंड, बी की वैल्यू तो 3 सेकंड के बाद मिलेगी ना, इसलिए उसने ऐड करके लिख दिया। तो यहाँ पे जो असिंक प्रोग्रामिंग है उसकी ड्रॉबैक आ गई कि ये वाली जो लाइन है ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए जब तक उसको बी की वैल्यू नहीं मिल जाती।
तभी तो 30 देगा आंसर। नहीं तो कैसे देगा? अब इसका सॉल्यूशन है प्रॉमिस। तो प्रोमिसेस हम इसके लिए यूज करते हैं। तो प्रोमिस की जो स्टेट्स होती है 3 स्टेट्स होती है। पेंडिंग स्टेट होगी, एक फुलफिल्ड स्टेट होगी, एक रिजेक्टेड स्टेट होगी। 3 स्टेट होती है प्रोमिसेस। जैसे मैं बैकएंड से डेटा लेके आ रहा हूँ, डेटा आने में टाइम लगेगा, वो बैकएंड सर्वर के पास जाएगा, डेटा चेक करेगा, टाइम तो लगेगा ना प्रोसेस। वो पेंडिंग स्टेट है उस टाइम, वो कुछ अपना इंटरनल वर्किंग कर रहा है। अब वो जब पेंडिंग में था तो डेटा आ भी सकता है, नहीं आ सकता, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। अगर डेटा आ जाता है सर तो उसका मतलब सक्सेस हो गया, मतलब फुलफिल हो गया। तो कोई एरर जनरेट हो सकती है कुछ भी, तो रिजेक्शन की केस में आ जाएगा। 3 स्टेट्स होंगी इसकी। तो प्रोमिस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे लिखा भी होगा कि प्रोमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द इवेंचुअल कंप्लीशन। इवेंचुअल मतलब होता है फ्यूचर में कोई चीज़ जो हैपन होती है, समथिंग हैपनिंग इन फ्यूचर। तो इवेंचुअल कंप्लीशन और फेल्यूर लिख दिया, वो कंप्लीट भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। और ऑपरेशन कैसा फंक्शन होता है? एसिंक्रोनस ऑपरेशन। अगर वो चल गया तो फिर हमें क्या करेगा? रिजल्टेंट वैल्यू शो कर देगा कि रिजल्ट क्या मिलने वाला है। यही क्या है? प्रॉमिस। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जावास्क्रिप्ट में, इनबिल्ट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्रॉमिस जब हम लगाएंगे, प्रॉमिस का पी कैपिटल। डेट ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो डेट का डी कैपिटल है। एरे का ऑब्जेक्ट लेना तो एरे का ई कैपिटल है। जितने भी इनबिल्ट ऑब्जेक्ट हैं सबका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। डायग्रामेटिकली इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी हुई है। तो प्रॉमिस की 2 सिचुएशन तो मेन है, या तो फुलफिल या रिजेक्ट। अगर कोई भी प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में, पहला तो पेंडिंग ही था ना, लेकिन पेंडिंग से या तो फुलफिल में जाएगा या रिजेक्शन में जाएगा। फुलफिल है अगर कोई प्रॉमिस, फुलफिल का मतलब उसको डेटा मिल गया, तो वो डेटा किसको पास कर दिया जाता है? देन को, देन फंक्शन को। देन फंक्शन फिर आगे का टास्क परफॉर्म करता है, क्या करना है। देन इनबिल्ट फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन है। और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो हो सकता है रिजेक्ट के अंदर भी देन लगाओ, नहीं तो मोस्टली केसेस में रिजेक्ट में मिलेगा कैच, एरर हैंडलिंग के लिए। रिजेक्ट अगर हो गया तो कैच वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर फुलफिल हुआ तो देन वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोमिस डॉट देन डॉट कैच। प्रोमिस एक ऑब्जेक्ट है, और प्रोमिस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 फंक्शंस हैं, देन एंड कैच। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में से किसी भी चीज़ को एक्सेस किया जाता है तो क्या लगाते हैं? डॉट। वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डॉट लगेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रोमिस बनाना बताऊँ, प्रोमिस बनता कैसे। और जेएस के अंदर इनबिल्ट प्रोमिस भी, मतलब बने बनाए फंक्शंस ऐसे होंगे जो प्रॉमिस का काम कर रहे होंगे। जैसे फंक्शन हम बनाते भी और फंक्शन बने हुए भी होते हैं, तो सेम वही प्रॉमिस बनाते भी और यहाँ पे हम बनाना सीखेंगे प्रॉमिस बनता कैसे है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? आउटपुट नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि वो पहले ही कर दे रहा है। ठीक है। तो मैंने इसको कट किया है, इस पोर्शन को। पहले हम एक प्रॉमिस बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉमिस 1, वेरिएबल का नेम न्यू लगेगा। जब भी ऑब्जेक्ट क्लियर होगा तो न्यू कीवर्ड यूज होता है, हर लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, C++ वगैरह सब में। तो प्रॉमिस भी एक हाई ऑर्डर्ड फंक्शन की तरह काम करता है। तो जब भी मैं हाई ऑर्डर्ड फंक्शन का नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करना है उसको, वेदर इट इज़ ए नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन की ध्यान रखना। तो एन एरो फंक्शन, मैंने एरो ही पास किया। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास होंगे, 2 पैरामीटर जाएंगे पास होंगे, रिजोल्व एंड रिजेक्ट। अब ये जो पैरामीटर पास किए ना, इनका नाम ऐसा नहीं कि रिजोल्व और रिजेक्ट ही रखो, RES रख सकते हो, A भी रख सकते हो, लेकिन मोस्टली हम यही रखते हैं। ज़्यादातर शॉर्ट में मिलेगा, ज़्यादातर शॉर्ट में मिलेगा ऐसा इतना।
समझने में आसानी है। रिजोल्व एंड रिजेक्ट कि प्रॉमिस अगर अगर हो गया, फुलफिल हो गया तो इसका मतलब रिजोल्व हो रहा है, then होने चला जाएगा, और नहीं हुआ तो कैच में चला जाएगा। तो यहाँ से इसको एक बार चेक करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इस वाले को मैंने कमेंट कर दिया फॉरेन डिवाइड, यहाँ मैंने लिखा प्रॉमिस वन, प्रॉमिस कंसोल में ले लिया प्रॉमिस वन, ये है प्रॉमिस वन। पेंडिंग आ रहा है ना यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, वही बताया था पेंडिंग स्टेट, या तो उसको रिजोल्व करो या रिजेक्ट करो, फुलफिल्ड या रिजेक्शन वाला। पेंडिंग वाला है। तो पेंडिंग है तो यहीं पर हमें इस रिजोल्व फंक्शन को कॉल करना होगा। क्या करना होगा इसको, ये पेंडिंग वाला जो स्टेट आ रही थी उससे हट जाएगा। पेंडिंग नहीं आ रहा, अब क्या आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ पास ही नहीं किया है इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। पेंडिंग तो रिमूव हो गया। अब इस रिजोल्व के अंदर जो भी मैं पास करूंगा, इस रिजोल्व के अंदर अगर मैंने पास किया हेलो, तो ये रिजोल्व का लिंक किसके साथ होगा, रिजोल्व किससे रिलेटेड है, फुलफिल्ड से, और फुलफिल्ड का कनेक्शन किसके साथ है, देन के साथ। तो देन अभी तक मैंने लगाया नहीं है इसमें, तो हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पर कि प्रॉमिस वन डॉट देन भी हाई ऑर्डर्ड है, इसमें मैंने एरो पास किया और यहाँ पे आउटपुट लिख दिया। ये जो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है ना, इसका लिंक डायरेक्ट किसके साथ है, देन फंक्शन के साथ। तो जो भी पैरामीटर रिजोल्व फंक्शन के अंदर पास होगा उसको कैच कहाँ किया जाएगा, एक्सेस कहाँ किया जाएगा, देन फंक्शन में। और मैं इसको यहाँ पे टाइटल एज ए टाइटल एक्सेस करता हूँ। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, यहाँ पे देखना डेटा आ रहा है नीचे हेलो, बता रहा है कि प्रॉमिस में क्या जा रहा है, हेलो जा रहा है, तो हेलो नीचे क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। ये जो हेलो था उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया टाइटल, ये हेलो किस में कॉपी हो गया, टाइटल को मैंने स्क्रीन पर टाइटल की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। वेरिएबल है, कुछ भी रख लो, वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है, जो चाहे रख सकते हो। तो यहीं पर हमने मैसेज क्या लिखा था, जावास्क्रिप्ट, यहाँ लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, यही लिखा था ना मैसेज, जावास्क्रिप्ट। तो देन हम इसको कॉल कर लेंगे यहाँ पर, देन इसको भी हटा देते हैं। जावास्क्रिप्ट में लिखा था, मैं तो ऐड करना था, जावास्क्रिप्ट में लिखा था ऐड करना है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पास करते हैं कि इसको भी हटा देते हैं, वो शायद हट ही गया है वो पोर्शन सारा। हमने लिखा था सेट टाइम आउट, यही लिखा था, एरो फंक्शन, और इसमें टाइमर कितना लगाया था, 4 सेकंड, और इसके अंदर जो वैल्यू थी बी की कितनी, 20। जो लाइन हमने पहले डायरेक्ट लिखी थी वो किसके अंदर पास कर दी, प्रॉमिस के अंदर। अगर ये सक्सेस हो तो उसी प्रॉमिस को हम क्या करेंगे, इसे रिजोल्व कर देंगे, यहाँ पर इसको रिजोल्व कर देते हैं। अभी मैं पास नहीं कर रहा इसमें कुछ भी, ठीक है। तो जो देन वाला सेक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, इसको हटाएं। ये देन वाला केस था इधर हमारे पास, ये वाली जो लाइन है ऐड करने वाली, ये चली गई इसमें देन। अब इसको एक बार पढ़ना क्या कहना चाह रहा है। यहाँ से लोडिंग होगा, लोडिंग से पहले हमने ए में 10 पास किया हुआ है, बी में अनडिफाइंड है, लेकिन जैसे इसका टाइमर कंप्लीट होगा तो बी में कितना आएगा, 20। और देन के अंदर मैंने क्या किया, ऐड किया। ये देन वाला पोर्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक 4 सेकंड कंप्लीट नहीं होगा। तो 4 सेकंड के बाद उसको बी की वैल्यू मिल जाएगी और ये ऐड करके वहाँ पर पास कर देगा। तो हो जाएगा 30। अब
एग्जैक्ट आंसर मिलेगा जो पहले NaN आ रहा था। तो ये है प्रॉमिस, फंक्शन का ठीक है, ये प्रॉमिस फंक्शन का काम है। क्लियर है चीज़? यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉमिस क्रिएट किया है, खुद का बना। ठीक है, प्रॉमिस को क्रिएट किया। हो सकता है प्रॉमिस को क्रिएट करते वक्त कोई एरर आ जाए, तो हम यहाँ पे कैच भी लगा सकते हैं, डॉट कैच, कि अगर कोई एरर आती है, ये एरो फंक्शन लगा दिया और इधर मैंने लिख दिया कोई एरर आए, तो यहाँ पर मैसेज डाल दिया, चलो कोई एरर आए तो एरर प्रिंट कर देंगे। अगर इसको रिजॉल्व करते वक्त कोई एरर आएगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी सोचो कि इसमें रिजेक्ट तो हमने लिखा ही नहीं है भाई, तो इसमें इफ एल्स का केस लगा सकते हो, तभी रिजेक्शन में जाएगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इफ वेरिएबल लिया लेट स्टेटस, स्टेटस में पास कर दिया ट्रू, कि अगर स्टेटस क्या है, ट्रू है तो क्या चले, क्वेश्चन मार्क, नहीं तो क्या चले, कॉलम। तो कहा कि इसमें रिजोल्व चला दो, इसमें रिजेक्ट। अभी स्टेटस ट्रू है तो 30 आंसर आएगा, क्योंकि रिजेक्ट तो किया नहीं उसे। रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टेटस में क्या पास किया है। और अब मैं स्टेटस में पास कर देता हूँ कोर्स, अब कैच वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, लोडिंग, और जैसे डेटा लोड हुआ एरर। तो दोनों में से एक ही पार्ट चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेगा, कोई एक चलेगा। हाँ दोनों में से एक ही चलेगा। अब मैं API का डेटा लोड करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इधर API का डेटा इनबिल्ट प्रॉमिस देखना कौन सा है, ये जो फैच मेथड है ये प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन है, फैच वाला, ये हम बनाएंगे नहीं, इनबिल्ट प्रॉमिस फंक्शन है। पता कैसे कर सकते हो फंक्शन, चलो मैंने यहाँ पे लगाया फैच, इसके अंदर क्या होता है, API का डेटा जाता है, API में उठाता हूँ कहीं से, फेक API, फेक स्टोर API से डेटा उठा लेगा। हाँ फेक डेटा API का लेना पड़ेगा ना, ये API का पाथ है, इसलिए ये डेटा है, प्रोडक्ट्स का डेटा है यहाँ पर बैकएंड का। URL कौन सा है, यही है, इस URL को डायरेक्ट इसमें पास कर देंगे, मैं URL में डेटा पास कर दिया। अभी चेक करते क्या ये प्रॉमिस भी रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मैंने इसको स्टोर कर दिया, चलो वेरिएबल में स्टोर कर दिया इसे। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद इसको एक्सेस करते हैं, ब्राउज़र पे शो करना, ब्राउज़र पे देख लेना इधर, अभी क्या शो कर रहा है, प्रॉमिस पेंडिंग। पेंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा, अच्छा 10 लगाना है, तो या तो देन प्रॉमिस 1 डॉट देन कर दो, कि वेरिएबल में किस में स्टोर है, तो अभी भी थोड़ी देर पहले तो इसमें ही लगाया था ना, प्रॉमिस 1 डॉट देन, जो भी नाम रखा है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि फैच के साथ में ही लगा दो, यहीं पर क्वांटिटी लिख सकते हो नीचे, डॉट देन, हाँ सेमीकोलन मत लगा देना यहाँ पे, फिर एरर आ जाएगी। सेमीकोलन नहीं लगाया इसका मतलब है कि ये लाइन कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, नीचे तक। देन, तो देन के अंदर हम क्या करेंगे, इसका एक वेरिएबल लिया रेस्पॉन्स, इसको चेक करो, जैसे मैंने इसका रिजल्ट स्टोर नहीं किया था अभी प्रॉमिस वन, तो वही काम मैंने यहाँ पे RES में डाल दिया, और उस RES को क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं। तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कर्ली ब्रैकेट ओपन,
कर्ली ब्रैकेट की, उसमें क्या मिला, टाइप कोर्स, यूआरएल, बॉडी, हेडर्स, ओके, रीडायरेक्टेड स्टेटस, कुछ ऑब्जेक्ट की और वैल्यू का पेयर यहाँ देखने को मिल रहा है। हमें इसमें से ना डेटा निकालना है, प्रॉपर डेटा क्या है, और जो डेटा आएगा ना वो किस फॉर्मेट में होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है, जेसन फॉर्मेट में। मैंने यहाँ आप दोनों में से एक होगा, तो जेसन अभी मैंने यहाँ लिख दिया res.json, जिस फॉर्मेट में चाहिए वो बताना पड़ेगा। तो प्रोमिस पेंडिंग आ गया। अब प्रोमिस पेंडिंग क्यों आ गया, क्योंकि एक तो जो फैच है ना वो प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन है। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन और यूज़ किया है, कौन सा, जेसन, ये भी प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन है, इसलिए इसमें फिर से पेंडिंग आ गया। जितने भी प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन होंगे उनको रिजोल्व करने के लिए या तो डॉट देन लगाओ या फिर असिंक का वेट कर लो। तो डॉट देन फिर से लगेगा, यहाँ से रिटर्न हो गया, तो मैं एक और डॉट देन लगा दूंगा यहाँ पर। ये दूसरा दिन किसके लिए लग रहा है, जेसन के लिए, जेसन के लिए। तो ये भी हाई ऑर्डर्ड फंक्शन है, तो इसमें मैंने डेटा, और अब की बार मैं डेटा को चेक करता हूँ तो डेटा आ जाना चाहिए, आ गया डेटा। और इसमें जितनी भी कीज हैं आईडी वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं है, जबकि यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर है, क्योंकि जेसन ऑब्जेक्ट है और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, जेएस ऑब्जेक्ट, तो कन्वर्ट कर लिया इसमें। और नीचे भी चेक करके देख सकते हो, यहाँ पर भी वही रिजल्ट आएगा, डेटा। अब डेटा के अंदर एरे है, 0 लिखूंगा तो कौन सा डेटा आएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड वाला है 0 से 5 तक देख सकते हो, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट एक ही रिकॉर्ड आया, ज़्यादा रिकॉर्ड इसमें नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट आया ना, सिंगल ऑब्जेक्ट है। आईडी कितनी है, 1 है, टाइटल कितना है, प्राइस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कैटेगरी, यही दिया हो ना यहाँ पर। चलो इसको मैंने यहाँ से कट किया। अब हम लूप लगा सकते हैं, चेक करने के लिए मैं लूप लगा देता हूँ यहाँ पर, 4 0 आई कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, डेटा की लेंथ तक। लेंथ फंक्शन होता है जीएस में, प्लस प्लस आई, और इधर हम शो कर सकते हैं जो भी लाइन लिखी थी आई, और डेटा को निकालेंगे तो डॉट लगा के निकालेंगे, टाइटल चेक करने हो सबके, तो देखना कि सबके टाइटल आ गए इधर, सभी प्रोडक्ट्स के क्या आ रहे हैं। पहला प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है हार्ड ड्राइव, फिर SSD, फिर प्रोडक्ट्स के नेम यहाँ पर आता है, ठीक है। कहाँ से बैच कर रहा है जेसन का, ये रहा डेटा, अच्छा API का डेटा है, API का डेटा होगा तभी बैक एंड का डेटा API से आता है ना, वहाँ से उठा रहा हूँ उसमें। ये लगा रखा है, यहाँ पे ब्राउज़र पे शो करना है तो लगाना document.writeln, अगर ब्राउज़र पे शो करना है तो मैंने इधर TR लगाया, TR स्टैंड्स फॉर HTML, तो याद ही है ना, टेबल रो, ये है, और ये पूरा टेबल में आएगा। हाँ अभी मैं शो करूँगा, टेबल में आएगा ये। जो पार्ट हमें रिपीट करना है वो तो लूप में रखना है, जो रिपीट नहीं करना है लूप के बाहर, आउटसाइड ऑफ द लूप। document.writeln, बैकटिक ले लेते हैं, बैकटिक से ठीक रहेगा। टेबल ओपन, टेबल क्लोज,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन हो गया टेबल क्लोज। तो टेबल के अंदर हमने लिखा बॉय, बॉर्डर वगैरह डाल देता हूँ मैं इसका 1 वेट इसके कर दिए 100%। सबसे पहले हेडिंग भी ऐड करने होंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन th id टाइटल प्राइस इमेज, ये 4 चीज़ें मैं उसमें से निकालता हूँ प्रोडक्ट्स में से। आईडी, प्राइस, टाइटल, प्राइस एंड इमेज। ठीक है, ये इसमें हमने डाल दिया। तो अभी ब्राउज़र पे देखोगे आईडी टाइटल प्राइस इमेज तो आ ही रहा है। ठीक है, डेटा लेके आना तो डेटा हम यहाँ से निकालेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन यूज होता है ब्राउज़र पे सेंड करने के लिए, हमारा ब्राउजर में दिखाने के लिए। अभी तक तो आप कंसोल में दिखा रहे थे, कंसोल में शो कर रहा था मैं ब्राउज़र, या फिर डॉम से कनेक्ट करके दिखा सकते हो। टीएच भी लिख सकते हो। टीएच, हाँ वो कुछ भी, टीएच मतलब केवल हेडिंग और डेटा उसके अंदर वो चाहिए। डेटा आई डॉट आईडी। देखो आईडीज आ चुकी हैं इधर, आईडी 20 रिकॉर्ड्स थे। सब आ जाएगा। तो बैकएंड का डेटा यहाँ पर आ गया, आईडी टाइटल प्राइस। इमेज भी लेके आनी, इसके लिए तो अलग होता है ना यूज के लिए। इमेज के लिए ऐसे तो इमेज आएगी नहीं, जैसे तो उसका नाम आएगा बस। इसके लिए वो यूज करते हैं, एक उसमें हमें लेना पड़ेगा एक टेम्पोररी नेम ऑल्ट ING टैग्स के साथ आएगी इमेज। हमें जैसा सी इक्वल टू जो भी चाहिए डेटा। ठीक है, अब ये इमेज का डेटा लोड हो गया। हाइट सेट कर सकते हैं 100 हाइट भी सब। हाइट भी मैं 100 कर देता हूँ। छोटी तो ये डेटा लोड हो गया। बैकएंड से आ रहा है, बैक एंड का डेटा में फ्रंट एंड पे ले आया। क्योंकि एपीआई से तो उठा रहे हैं, हमारे पास लोकल थोड़ी, हम्म, हमारे पास लोकल में थोड़ी, हम तो एक एपीआई से उठा रहे हैं सारा। ठीक है, ये डेटा API ऐसे ही आएगा। फ्रंट एंड का काम तो API के साथ है ना। फ्रंट एंड डेवलपर को क्या API तो देना ही पड़ेगा ना बैक एंड वालों को। अभी डेटा यहाँ पर शो करो, डेटा आ गया सारा। ठीक है, चलो डेटा ये प्रोमिस का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोमिसेस के थ्रू मैं इसको लेके आया हूँ। बाकी CSS वगैरह ऐड करनी तो हो जाएगी, बट हमने ओनली इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। स्टाइलिंग आती है बस। एसिंक अवेट के थ्रू भी हैंडल करके लेके आ सकते हो। ये तो डॉट देन से लगा दिए, डॉट देन और साथ में यहाँ पे डॉट कैच भी यूज़ कर सकते हैं। डॉट कैच, ठीक है, कैच में एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। कैच एंड वो होता है उसके साथ। ERR डॉट मैसेज होता है कैच और एक और होता है सर फंक्शन इसका, क्या, कैच एंड थ्रो। ट्राई कैच थ्रू होता ट्राई है। कैच, ट्राई कैच। ठीक है, फाइनली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फाइनल कीवर्ड भी होता है। फाइनली जावा में भी होता है, इसमें भी होता है। ऑल डन, फाइनली चलेगा ही चलेगा, एरर आई या ना आए।
ये एग्जीक्यूट होगा। ऑल डन लिख दिया मैंने। फाइनली नीचे आ रहा होगा, अगर चेक करोगे ना अभी नीचे आएगा फाइनली। सेव हुआ। ट्राई कैच फाइनली टेबल बना रखी है, दिखे भी ना रहा कहाँ गया। रिफ्रेश करना पड़ेगा। नहीं रिफ्रेश तो कर दिया था मैंने इसमें, हो सकता है रिफ्रेश ना हुआ, स्पेस नहीं मिल रहा ना इसको, इसलिए नहीं चल रहा होगा। हमने एरर नहीं लगाया ना अपने यहाँ, कहाँ पर? और फाइनल के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा फाइनली के अंदर, वो तो डायरेक्ट मैसेज लिया मैंने। और एरर मैसेज एरर वाला पार्ट तो या तो ऊपर ही से शो करना पड़ेगा पहले, नीचे आ रहा नहीं ऐसे ही चलता है इसमें कंसोल basically है ऐसे। ना, आपने कंसोल में नहीं देना इसको, उसमें दोगे ना आप। किसमें? बाकी सब तो आपने कंसोल तो जावा वहाँ ही अच्छा कंसोल ही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले। राइट ले अब आना चाहिए और क्या? कि वो वहाँ चल रहा हो, आ गया ये नीचे। आ गया। ठीक है चल तो रहा। और वो वाला भी अपने कंसोल में ले रखा है, वो तो एरर का, एरर तो तभी आएगी जब एपीआई कॉलिंग में एरर आएगा तब मैसेज आएगा। तभी आएगा। वो अभी कैच पार्ट तो तभी चलेगा। तो एक तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं इसको एपीआई कॉलिंग के लिए, और एक दूसरा जो मेथड है वो है ट्राई असिंक का वेट के थ्रू इसको हैंडल कर। दोनों ही मेथड यूज होते हैं, असिंक का वेट सिंक्रोनस। अगर असिंक का वेट से इसको हैंडल करते तो फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ जैसे कि गेट प्रोडक्ट्स एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो पहले इसको कॉल ही कर लेते हैं। कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन नहीं चलेगा। अब इसके अंदर हम लगाएंगे फेच। फेच के अंदर क्या लिखा हुआ था? ये एपीआई, इस एपीआई को कॉल, फ्री वाले एपीआई कोई भी कॉल करके चला के देख सकते हैं। अब ये प्रोमिस रिटर्न कर रहा है तो इसके सामने लगेगा वेट, बट एरर आ गई, और एरर में यही कह रहा है कि अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन एसिंक फंक्शंस। जितने भी अवेट एक्सप्रेशंस हैं वो कौन से फंक्शन में चलती हैं? तो इसको असिंक बनाना पड़ेगा हमें, असिंक यहाँ पर यूज़ करना। अब ये चलेगा तो इसका हम रिजल्ट किसमें स्टोर कर लेते हैं? वेरिएबल में। उसके बाद इसको वही सेम प्रोसेस है, फिर किसको कन्वर्ट कर देंगे? जेसन में। और जेसन भी क्या करेगा? प्रॉमिस रिटर्न। इस पर भी क्या लगा देंगे? अवेट। इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, डेटा नाम के वेरिएबल में। बाकी बाद में जो काम किया है वो लूप के थ्रू सेम यहाँ पे चला सकते हो। क्या क्या किया था? ये जो लूप वाला कोड लिखा था ना, यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है, यहीं तक का सेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये सेम तो सेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट ये असिंक का वेट के थ्रू है, वो डायरेक्ट है। आउटपुट तो आ जाना चाहिए, आ गया फिर से सेम आउटपुट। तो इसमें हमने यहाँ पे तो डॉट देन वाला फंक्शन यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट किया था, डॉट देन, और यहाँ पे क्या लगा दिया? असिंक का वेट, असिंक का वेट। इसमें ट्राई कैच यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट ट्राई कैच। ट्राई कैच एरर हैंडलिंग के लिए। तो ट्राई में यहाँ पे क्या करेंगे? ट्राई के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इस एपीआई को ट्राई करो, डेटा मिलता है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज कहाँ पे पहुँच जाओ? कैच वाले सेक्शन में। ठीक है, कैच वाले सेक्शन में जा सकते हो। तो इसको कुछ इस तरीके से लेंगे, ये इफ एल्स केस में ले लेते हैं, या इतने पोर्शन को। इफ अगर रेस्पॉन्स आता है, कहने का मतलब क्या है? अगर रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट उसको मिलता है तो इसको चलाओ, अदरवाइज किस में जा सकते हो? एल्स में। और एल्स के अंदर एरर थ्रो कर दोगे यहाँ पे। तो न्यू एरर नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें एरर डाल सकते हो।
एरर, और इसमें कुछ भी एरर डाल दीजिए, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये एरर मैंने इसमें पास कर दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग, सब एक जैसे। समथिंग वेंट रॉन्ग, ये जो समथिंग वेंट रॉन्ग है ना, यहाँ पर जो दिख रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, इसको यहाँ पर कैच किया जाएगा। इसमें इसका नाम चाहे ERR ले लो चाहे एरर ले लो, और फिर जब इसको शो कराओगे यहाँ पे लिखना ERR.message, तो ये कैच वाला पोर्शन चलेगा अगर API कॉलिंग में कोई एरर आती है, तो ये मैसेज आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। और फाइनली इसमें भी लगता है ट्राई कैच फाइनली तो हर हालत में एग्जीक्यूट होता ही है। हाँ, फाइनली कीवर्ड है ट्राई कैच फाइनली। इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं लेता हूँ। और डन, ठीक है। ये अभी तो हमारा आउटपुट ही आएगा क्योंकि कोई एरर तो इसमें है नहीं, ठीक है। आउटपुट ही देखने को, अभी देखो ऑल डन तो चल गया क्योंकि फाइनली चलेगा। एरर के केस में भी फाइनली क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एरर आ गई 404 वाली, ठीक है। वो मैसेज जो होता है 404 मतलब पेज नॉट फाउंड, उसको ये वाली एरर मतलब ये पेज नहीं मिला, ठीक है। तो सेम वही है कि क्या यहाँ पर शो करना चाहता है, थोड़ा सा आपने बता दिया मैंने वहाँ से। बाकी इसमें इफ एल्स केस कितने भी ऐड हो सकते हैं। तो ये वाला, ये प्रॉमिस का सेक्शन था, प्रॉमिस कंप्लीट हो गया। ये तो API से हो गया, और अगर मान लिया डेटा पे पड़ा है, कहाँ पड़ा है? डेटाबेस में, डेटाबेस में भी API से ही आएगा। उससे भी API से आएगा। डेटाबेस में जो भी डाटा है वो API के थ्रू आएगा। पाइथन का API से पैच API से होगा, चाहे वो पाइथन का हो, चाहे जावा का हो, चाहे PHP का हो, या किसी का भी एक API एंड पॉइंट मिलेगा, जैसे ये रहा, तो ये तो इसी में से डाटा निकलेगा। वो तो Node.js में आएगा बैकएंड, हाँ, उसमें ऐसा यूज होगा। उसमें ये बनेगा, ये बनता कैसे है वो सीखोगे। अच्छा अच्छा, हम बना बनाया यूज कर रहे हैं। अभी तो हम बनाना यूज आप कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, रिएक्ट पे काम कर रहा है, उसको तो बैक एंड का क्या पता, उसको तो डेटा API का पॉइंट दोगे ना, उसको नहीं पता। उसको डेटा मिल गया, अब उसको स्क्रीन पे क्या दिखाना है, उसमें से निकाल के दिखाता रहेगा। उसका काम जितना है ना, उसको बैक एंड से क्या लेना, उसको डेटा भेजो। ये काम तो फ्रंट एंड का हुआ ना, फिर तो जो अभी ये शो करने का काम फ्रंट एंड का है, उसका काम था बनाने का, डेटा बना दिया। अब मैं कितना दिखाऊंगा, अब मैं इसको कार्ड में भी दिखा सकता हूँ, तो कार्ड तो फ्रंट एंड बनाएगा ना, फ्रंट एंड वाले की जिम्मेदारी है। कार्ड फ्रंट एंड बनाएगा ना। एक कार्ड बनाएगा, लूप चल रहा है, अपने आप सारे कार्ड बनेंगे, हर कार्ड में चेंज होती चली जाएगी, हर कार्ड में प्राइस चेंज होता चला जाएगा। बनेगा कैसे, वो चलेगा पता बैकएंड से, डेटा बैकएंड का ही आएगा। जो स्टैटिक फाइल है वो तो बना सकते हो, होम अबाउट तो स्टैटिक हो गया, लेकिन जहाँ डेटा शो करना है, कार्ड कितने आएंगे, डायनामिक जो आ रही है तो डायनेमिक वाला सारा बैकएंड का आएगा, backend। ठीक है। डायनेमिक वाला पार्ट सारा बैकएंड के थ्रू आएगा। जो स्टैटिक है वो तो खुद बना लोगे। थोड़ा टफ पार्ट था ही, ठीक है। हाँ थोड़ा सा। अब जाकर ये देख के कि वो अपने वाला रूम खाली हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि मैडम की भी क्लास है ना 4 बजे, उनकी क्लास में 4 बजे क्लास लेंगे। देख खाली हो गया वो, नंबर 6 नहीं जिसमें क्लास लेते हैं वो कौन सा है, 5। इसी में था 5 नंबर वाला। हुआ खाली सारे भरे हुए, हाँ? वो सारे भरे हुए। अभी सर नहीं गए क्या, वो क्या नाम है जो 5 नंबर वाले में नहीं गए? सारा सर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। सर भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। इधर वाले भी सारा भरा हुआ है। लेट आए होंगे तो 4 बजे तक तो जाना चाहिए था। चलो कोई आपको नहीं, भी वजह से भी
4 बजा तो नहीं है वो, तो चली जाती 4 बजे के आसपास। ये वाला क्लियर है पॉइंट। हाँ सर ये तो ये टफ सेक्शन था इसका। वहाँ से लिया ये सब उसमें भी होता है, पीएचपी वगैरह में भी ऐसे ही होता है, बस उसकी सब थोड़ी में सी ऐसे ही होगा, ये पे एंड पॉइंट हर जगह पे ऐसे ही थोड़ी होगा। सी कोडिंग बदलती है बस, ये डॉलर वॉलर लगाया ठीक ना है, आपने, इससे हो जाता एपीआई है। एंड पॉइंट ऐसे ही ऊपर चलता का है। बस थोड़ा बदलता है। और JavaScript प्रोमिसेस का बहुत मेन सारी जो कॉन्सेप्ट स्विच था वो केस मैंने वगैरह जो आपने पहले पढ़ाया था इसके पहले क्लास में, जो मैंने अभी बताया, यही चीज़ रिएक्ट में लूप चलेंगी। वगैरह वो सब वही सेम था बिल्कुल। हाँ, तो ये ऐसे ही चलेंगे इसके अंदर प्रोमिसेस वगैरह में। थोड़ा मैं डाउन का बता दूँ यहाँ पर, या फिर ये कोर्स कंप्लीट हो गया मेरा, बैकएंड फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं एक पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ। हाँ बना सकते हैं। ठीक है, डॉम देखो क्या है, डॉम के अंदर डॉम वाला पार्ट है उसको हम, या फिर एक इसमें आ जाएगा यहाँ पर, देखते हैं क्लास स्टार्ट लेनी पड़ेगी। डोम डॉट जी एस भी, हाँ डोम डॉट एस टी एम एल लिख तो दिया मैंने। डोम डॉट जी एस, क्या मैंने फाइल सेव कर दी, डोम डॉट जी एस फाइल सेव होगी तो HTML.js वही है। इधर मैंने एक वेरिएबल बनाया, देखो उसमें फंक्शन होता है, जैसे डॉक्यूमेंट डोम, डोम का मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट HTML को कंट्रोल कर लेगी, HTML को CSS कि जावास्क्रिप्ट HTML CSS को कंट्रोल कर सकती है, और HTML के टैग्स या CSS को खुद भी लगा सकती है। उसी को कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। टॉप लेवल पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले विंडो फिर डॉक्यूमेंट। विंडो तो लिखते नहीं है, ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे अलर्ट होता है विंडो डॉट अलर्ट, लेकिन विंडो लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चल जाता है। यहाँ मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट अभी कर रहा हूँ, क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट का नाम रख दिया यहाँ पर h1 क्रिएट एलिमेंट, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दैट h1। नीचे चेक कर लो h1, इसे रन कर लेते हैं। टैग बन गया इधर, किसने क्रिएट किया, JS ने बनाया, HTML ने तो नहीं बनाया। अब मैं इस टैग के अंदर अगर कोई कंटेंट सेंड करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूँगा h1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट में जैसे लिख दिया ठीक है, ये मैंने इसमें पास कर दिया। अब इसको चेक करोगे तो क्या हुआ, कंटेंट भी जा चुका है, कंटेंट चला गया उसमें। और इसको मुझे HTML के बटन से बनाना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बटन बना दिया कि ऐड डेटा, ऐसे ही नाम लग दिया, बटन आ गया इधर। अब इस पे हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक, एक फंक्शन बना लिया, ऐड नाम का एक फंक्शन ले लिया, और इसको कंप्लीट को क्या किया, फंक्शन फंक्शन के अंदर वो लॉजिक ऐड कर दिया हमने, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, फंक्शन के अंदर लॉजिक ऐड कर दिया। बाहर तो दिखेगा लेकिन ये कहाँ जाएगा वो अभी तक सेट नहीं किया हमने, तो मैंने क्या किया है, डिव बना दिया है और इसकी डाल दी ID, तो टेस्ट नाम से क्या हो गई ID को एक्सेस कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से ID एक्सेस हो जाएगी। यहाँ एक्सेस कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ये तो बाहर ले लो फंक्शन के, बाहर भी चल जाएगा।
आईडी का नाम क्या है, टेस्ट, और इधर इसको स्टोर कर दिया, डिव नाम से स्टोर कर दिया। तो जब हम टैग के अंदर कोई डेटा ऐड करते हैं तो कंसोल लिखा था, नया लिखूँगा डिव, टैग के अंदर जो कोई टैग ऐड करोगे तो इनर अपेंड चाइल्ड यूज़ होगा। यहाँ क्या यूज़ होगा, अपेंड चाइल्ड एक फंक्शन लगेगा। क्या ऐड करना है इसके अंदर, डिव के अंदर h1 ऐड करना है। अच्छा, अभी तो आया नहीं है, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हेलो वर्ल्ड, नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया। ये तो कंसोल इसलिए चल रहा है, कंसोल कौन किया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये कमेंट करके यहाँ तो आएगा नहीं, इधर ही आएगा। अब वो क्लिक के बल पे चलेगा। क्लिक पे मत, इसी को डॉम कहते हैं, HTML को कनेक्ट करना, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नेम प्रॉपर ही क्लियर हुआ यहाँ पर कि CSS वगैरह अप्लाई करनी हो तो CSS भी अप्लाई कर सकते हो चाहो तो। मैं इसको कर देता हूँ सेव।